डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसे की, क्योंकि पैसे की अहमियत को हम समझते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में वो एक एक्सपर्ट हैं। ही इज़ वन अमंग द पायनियर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अपने शो पर आमंत्रित किया। जो चीज़ें आप पैसे लेके सिखाते हैं कोर्स में, वो आज मेरी ऑडियंस को आप फ्री दे के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी Thank you चीज़ें very much, बताऊंगा, sir. ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी। मैंने एनालाइज करी, जैसे अभी हम लोग ट्रेडर्स मैक्सिमम उनका वो लेते हैं पॉडकास्ट। सबका एक सेट पैटर्न है। जैसे आपका एक पैटर्न है कि आप पास्ट को ऑब्जर्व करते हैं, मेरा एक अलग पैटर्न है। तो हम एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि लोगों को सारे पैटर्न्स पता चल जाएं ताकि उनको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। जब आप चार्ट देखते हैं तो उसमें क्या इंडिकेटर लगाते हैं, या कुछ आपने अपने स्कीम बना रखी है, या कैसे आप लोगों को सिखाते हैं, कुछ क्या देखते हैं? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तिजारा का स्टॉक है 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक, या कह लो दिसंबर के एंड तक भागा ही है। डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसे की, क्योंकि पैसे की अहमियत को हम समझते हैं। हम समझते हैं पैसा कितना ज़रूरी है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए नया लेके आएँ, कोई ना कोई ऐसा गेस्ट आपके लिए लेके आएँ जिससे कि कुछ नया सीखने को मिले, कुछ ऐसा जिससे कि हम कोई आइडिएशन अपने दिमाग में ला सकें, जिससे कि पैसा कमाया जा सके। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में वो एक एक्सपर्ट हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं उसकी ऑलमोस्ट समझिए आप नींव रखी थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट में कोर्स लेके आए अपना, लेकिन हाँ, ही इज़ वन अमंग द पायनियर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। इन्होंने ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख लोगों को फ्री क्लासेस दी हैं और करीब 13,000 लोगों को पेड क्लासेस दी हैं। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर रुचिर गुप्ता फ्रॉम कानपुर, जिनको आज हमने खास आप लोगों के लिए बुलाया है ताकि जो ज्ञान ये पैसा लेके देते हैं, अपने कोर्स में बेचते हैं, वो ज्ञान ये आज हम लोगों के साथ साझा कर सकें ताकि मेरी ऑडियंस कुछ सीख सके। सो आई होल हार्टेडली वेलकम रुचिर गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पे आए और आपने समय निकाला, और मैं आशा करता हूँ कि आपके द्वारा हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो चीज़ें आप पैसे ले के सिखाते हैं कोर्स में, वो आज मेरी ऑडियंस को आप फ्री दे के जाएंगे। इस पे आप एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी Thank you चीज़ें very much, बताऊंगा, sir. ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अपने शो पर आमंत्रित किया। हमारा हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं। रुचिर जी, हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी, क्योंकि आपने जब कोर्सेज या अपनी क्लासेस शुरू करी उससे पहले आपने अपने आप को भी उसी फील्ड में परफेक्ट किया। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपने इस फील्ड में आप कैसे आए और आपने पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट को ही क्यों चुना? तो अब मेरे को कई बार ऐसा लगा कि शायद इस वजह से मैं मार्केट में आ गया। जैसे मैंने एक फ्रेंड के दादाजी का सुना कि 10 रुपए के स्टॉक्स कई सालों में 6-6 हज़ार के हो गए, फिर भी वो बेच नहीं रहते। मेरे को लगा शायद मैं इस वजह से आया। फिर मेरे को लगा शायद मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था, वहाँ पे कंपनीज़ के बारे में जानना ज़रूरी था। फिर मैंने डीमैट खोला ताकि एनुअल रिपोर्ट्स आ जाएँ। फिर मैं और पीछे जाता हूँ तो मेरे को बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ याद आती हैं जिन्होंने एक्चुअल में मेरे को मार्केट में पुश किया। एक रीज़न नहीं, कई सारे रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैं मार्केट में आया। मैंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि मेरी लाइफ में मैंने छोटा सा बिजनेस बहुत पहले कभी किया था, 4th या 5th स्टैंडर्ड में था। कॉमिक्स सेल या बाय करके किराए पे देना या उसे बेचना। और वहाँ पे मैंने देखा कि आप कोई भी बिज़नेस अगर करते हो तो उधार जो हो जाता है ना, वो उधार आपको बना सकता है या बिगाड़ सकता है। और एक बच्चा जो दूसरे बच्चे को किसी को दे रहा है कॉमिक उधार पे, अब वो बंदा मेरा फ्रेंड ही है, 2 दिन बाद दे रहा है, आज दे देना चाहिए था। तो उससे मैंने देखा कि यार उधार की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर मैंने देखा मेरे फादर नहीं रहे। फादर ना रहने से क्या हुआ, जो पैसा उनका मार्केट में फैला हुआ था वो वापस नहीं आया। अब इतने के बाद में मैंने देखा यार कि ठीक है चलो, इस केस में बेईमानी हो गई, लाजमी बात है कि हो जाएगी। मैंने देखा यार मेरे मामा जी हैं, बहुत ही दबंग इंसान है, उनका पैसा नहीं आ रहा है, उनके बिज़नेस में उनको नुकसान हुआ जा रहा है। तो मेरे मेरे मतलब एक बचपन से ही मैं चीज़ों को नोटिस बहुत करता था। मैंने देखा यार कि ये कुछ ऐसा है कि मेरे को बिज़नेस आगे जो लाइफ में करना है वो ऐसा करना है जिसमें उधार का काम ख़त्म हो जाए। तो अब मार्केट के बारे में मेरे को जब पता चला तो मैंने देखा कि यार इसमें तो इलेक्ट्रॉनिकली सेटलमेंट हो जाता है, बाइंग और सेलिंग का कोई उधार वाला काम ही नहीं। तो वो मेरे को मोटिवेट कर ले गया मार्केट की तरफ।
और मार्केट में भी मैंने हमेशा ये चीज़ देखी कि अब जैसे मार्केट के बारे में जब एमबीए की तैयारी कर रहे थे, जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए टाइम इंस्टीट्यूट हो गया, ऐसे वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पे एक ये समझ में आया कि ये 2004 के आसपास की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे ये समझ में आ गया कि यार कंपनीज़ का इंटरनल नॉलेज लेने के लिए डीमैट खोलना ही पड़ेगा। हालांकि खोला मैंने 2006 में जा करके, तो ये एक रीज़न रहा जहाँ से कि मेरी नींव पड़ी स्टॉक मार्केट में आने की। और जब डीमैट खुलवाया तो वही सोचा था कि अभी मेरे ख्याल से 40,000 मेरे पास रुपए थे जो मैंने ट्यूशन्स पढ़ा करके कमाए थे, वो मैंने डाल दिए उसमें। अब वो क्या हुआ कि मैंने एज अ इन्वेस्टर डाले, और यहीं पे जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, इसमें एक और सवाल आ जाता है कि मैं एज अ इन्वेस्टर आया था, लेकिन उन्होंने मेरे को, जो ब्रोकर भैया थे, उन्होंने मेरे को ट्रेड करा के कि छोटू तू 500 रुपये तेरे को रोज़ कमाऊँगा। अब मैं तो ट्यूशन्स पढ़ाता था उस टाइम पे, या एमबीए में मेरा होने वाला था एडमिशन बाद में, तो मेरे पास फ्री टाइम था और मेरे को लगा यार 500 रुपये बहुत होता है पर डे का। 40,000 रुपये से मेरा शायद 4-5 साल में जाके वो डबल होता। अब इन्होंने जो लालच दे दिया उससे मेरे को लगा कि हो जाएगा, तो उस दिन एक पहले दिन उन्होंने वाकई में इंट्राडे करा करके 200-250 मेरे को कमवा भी दिए। अब मेरे को चस्का लग गया। अगले दिन फिर मैंने उनसे कहा, भैया ट्रेड आप कह रहे थे आप मेरी तरफ से डाल दोगे, और ये वो डाल नहीं रहे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं तो छोटा इन्वेस्टर हूँ, छोटा सा मेरा अमाउंट है, वो बड़े बड़े लोगों के फ़ोन कॉल। तो वहाँ से क्या हुआ कि मैंने खुद ही फिर अपना इंट्राडे ट्रेड मारा, और वहाँ से क्या हुआ कि मेरी एक लत लग गई। और फिर वो लत, अच्छा हुआ कि मेरा एमबीए में एडमिशन हो गया तो वो रुक गया, लेकिन मैंने उस एक्टिव ट्रेडिंग से बहुत कुछ सीखा। नहीं करता तो शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन ये भी साथ में एक मोटिवेशन, मतलब एक मोटिव बता रहा हूँ कि जिसके यहाँ आप ट्रेड कर रहे हो या कुछ, तो आपको उसका भी मोटिव समझना होता है कि भाई कहीं वो गलती से या जानबूझ करके मेरे को गलत रास्ते पे तो नहीं ले जा रहा। तो वो एक चीज़ नोटिस हो गई। अब मैं यही एग्जांपल बताऊँ, मेरी इंटर्नशिप थी, समर इंटर्नशिप, उस टाइम मैं वापस आया, ये 40,000 का मेरे ख्याल से 17,000 कर दिया था इन्होंने, इंट्राडे कर करके हम जो भी कर रहा था। उसके बाद मैं इंटर्नशिप पे वापस आया 5-6 महीने बाद, तो देखा मेरा 17,000 का 24,000 हो गया। मैं इन्फोसिस के स्टॉक्स लेकर के गया था, तो ये मैंने देखा यार हर दिन मैं ट्रेड कर रहा था और इतना मैंने एक्टिव एनर्जी लगाई, सब कुछ लगाई, फिर भी मेरा नुकसान हुआ। और वहाँ मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, यहाँ 5 महीने में मेरे 17,000 के 24,000 हो गए। तो वो डिफरेंस मेरे को पकड़ में आ गया। बट वही है कि आदत पड़ गई थी इंट्राडे करने की, तो उसी में काफ़ी टाइम रहा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बीच में जॉब लग गई। 2008 से अप्रॉक्सीमेटली 14 तक मैंने जॉब करी। उस जॉब के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मार्केट से रिलेटेड रिसर्च करनी सीखी। मैं हमेशा से इक्विटी रिसर्च में जाना चाहता था, वो डायरेक्टली नहीं मिली, बट जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, पहली जॉब, वहाँ पे सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ का इक्विटी का काम होता था, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा। फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, साथ में बहुत सारे IIT IIM के बंदे थे, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता था मार्केट से रिलेटेड। तो वो जर्नी कंटिन्यू हो रही थी। एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे ये फील आ गया कि यार मेरे को एक तो उसका एक और रीज़न था कि मेरे को मेडिटेशन करना था, तो मेडिटेशन के लिए भी जॉब से नहीं बन रहा था सिस्टम। फिर मैंने अल्टीमेटली देखा कि अगर मैं वापस जाता हूँ, तो मेरे को ऐसा फील आया कि अगर मैंने एक अपने कंपनी में सीनियर पर्सन से भी पूछा, मैं इक्विटी रिसर्च में जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। उसने कहा, मैं तो तब गुड़गांव में जॉब करता था, उसने कहा बेटा फाइनेंस का सारा काम तो मुंबई में है, तू उधर जाएगा और ये जो प्रेजेंट जॉब में तू 50,000 कमा रहा है, ये तेरा 50,000 की जगह शायद तू 10,000 ही कमा पाएगा, और कोई जूनियर तेरा सीनियर बनेगा, और फिर वो शायद तेरे को ईगो में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक छोटा बंदा तेरे से एज में कम है, एक्सपीरियंस में भी कम है, वो भी तेरा बॉस बन रहा है। तो वहाँ से एक चीज़ ये भी क्लियर होगा कि उधर भी नहीं जा सकता, वो भी नहीं कर सकता। तो फिर अल्टीमेटली एक अंतर मन से बातें आ रही थी और अंदर से विश्वास नहीं हो पा रहा था अपने ऊपर। फिर वो चीज़ क्या हुई, मेडिटेशन करके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने जॉब को छोड़ा, और बुक्स इतनी स्टॉक मार्केट की, उसी पीजी में जिसमें मैं रहता था, मैंने पीजी छोड़ा नहीं, मैं वापस कानपुर नहीं गया, मैं वहीं पे रहता रहा, 1-1.5 साल रहा, और सारे पीजी के बच्चे चले जाते थे अपने ऑफिस वगैरह, वो मेरा पीजी फ्री हो जाता था पूरा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, और जब तक उनका आने का टाइम होता था मेरा सोने का टाइम हो जाता था। तो वो लगातार कंटिन्यू मैंने कई किताबें पढ़ी, मोटिवेशन से रिलेटेड भी पढ़ी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी पढ़ी, और मेरी अच्छी खासी लर्निंग हो गई उससे, बहुत तगड़ी लर्निंग हो गई। इंट्राडे फिर भी मैं कर रहा था लगातार, लेकिन अब मेरे पास में कई सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई थी जिनको अब टेस्ट करने का, और वो अच्छी बात ये थी कि वो टेक्निक्स पोजिशनल में ही टेस्ट हो सकती थी। इंट्राडे में तो मैं बस शायद लत की वजह से कर रहा था, और फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने इंट्राडे को रोका और पोजिशनल में शिफ्ट हो गया। तो अभी रुचिर भाई, आप जो ट्रेड करते हैं वो प्योरली इंट्राडे है या पोजिशनल है, या क्या करते हैं आप अभी? मैं पोजिशनल करता हूँ। अब पोजिशनल में अगर मैं आपको बताऊँ, जो जैसा आपने बोला कि अगर मैं क्रक्स दे दूँ अपने मेथड का यहाँ पे इस वक्त, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टॉक है, वो अक्टूबर एंड से लेके दिसंबर के एंड तक भागता है,
और 25-30% भागता है। अब 25-30% अगर वो भाग रहा है, 2 महीने भाग रहा है, आप सोचो हम लोग किसके लिए परेशान है कि हमें 5% रिटर्न मिल जाए, या मार्केट में अगर आए तो 15% म्यूचुअल फंड दे रहा है। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 25% तो यार ये 2 महीने में ही दिए दे रहा है। अब ये अगर ऐसी मेरे को साइकिल मिल जाए, हर महीने के लिए 5 स्टॉक की तो मिल जाए, तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। मान लो मैं मान रहा हूँ कि 4 महीने करेक्शन चल रहा होगा, 5 महीने करेक्शन चल रहा होगा, मगर बाकी महीनों में तो मेरे को अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। नेट में अगर मैं साल भर में 30-40% का भी रिटर्न निकाल पाता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर या ट्रेडर समझ नहीं रहा है। वो सीधे चला जा रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब जब सीधे वो ऑप्शन ट्रेडिंग में चला जाता है, सीधे उसकी पूरी कैपिटल का नुकसान हो जाता है, वहाँ पे उसके पास कुछ रह नहीं जाता है। अगर इक्विटी में जाकर के पहले वो टेस्ट कर ले कि पैसा बना पा रहा है कि नहीं, उसके बाद में ऑप्शन में चला जाए। ऑप्शन में जाना मतलब मना नहीं है, या फ्यूचर में जाना मना नहीं है, लेकिन पहले वो टेस्ट कर ले। अभी क्या होता है, उनको ऐसा दिखता है कि यार मैं अपना एग्जांपल अगर बताऊं, मैं क्यों लगातार इतने टाइम तक इंट्राडे में क्यों फंसा रहा इतने टाइम तक। रीज़न था, मैंने देखा यार वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला, ये लोग तो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं ना, तो ये तो एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं अगर एक्टिवली काम करता हूँ तो मैं शायद ज़्यादा कमा लूँ। ये सोच करके कि उतना बड़ा वो पर्सन बना इतने सालों में, तो मैं ज़्यादा एक्टिवली काम करता हूँ, मैं शायद उससे ज़्यादा जल्दी कमा लूँ। ये प्रॉब्लम है मेरी, अगर मेरी है तो मेरे को लगता है बाकी ट्रेडर्स की भी है। तो रुशिर जी, आप बता रहे हैं आपने इंट्राडे से शुरू किया, तो इंट्राडे में आप उस टाइम क्या करते थे? आप स्टॉक्स ही इंट्राडे लेके बेचते थे या आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स करते थे? मैं इन जनरल ज़्यादातर मैं तो स्टॉक्स में ही कर रहा था। जॉब के टाइम पे तो ऑप्शंस में इतना नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, निफ्टी में अगर चले गए, बहुत सारे निफ्टी में ज़्यादा कुछ ना कंपनी की रिपोर्ट स्टडी करनी है, ना कुछ फंडामेंटल, ना कुछ देखना है, अल्टीमेटली उसमें ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, अगर मैं अच्छा ट्रेड भी कर रहा हूँ तो मेरे को करने नहीं दी जा रहा है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे को एक एग्जाम्पल याद है, मैं इन द मनी ऑप्शंस में काम करता था। मैंने एक बार शायद 100 रुपये 150 रुपये की ऑप्शंस होंगी, इन द मनी थी, और उन पर काम किया, करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रोकर ने क्या बोला, ये दूसरा ब्रोकर था, इसने बोला सर इतनी वाली ये वाली लॉट लोगे, इससे अच्छा 7 रुपये की ये लॉट है और ये इतनी क्वांटिटी में आ जाएंगी। अब यार मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, अगर जितना मैं सोच रहा हूँ उतना भागा तो इतना मिल जाएगा। बट क्या हुआ, वो वाली जो मैं सोच रहा था लेने को उसमें प्रॉफिट होता, लेकिन ये वाली जो उसने बोली, क्योंकि आउट ऑफ मनी थी, और नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान कई बार आपको किसी और के डिसीजन चेंज करवाने की वजह से हो जाता है, खासतौर पर कई बार ब्रोकर की वजह से, क्योंकि ज़्यादा लॉट है और हर लॉट 50 रुपये मिलना है। अब वो 6 रुपये वाला ऑप्शन है कि 100 रुपये वाला ऑप्शन है, उसको तो 50 रुपये मिल रहा है, तो वो उसको उसमें क्योंकि उसकी ब्रोकरेज ज़्यादा बन रही है तो उसको उसमें फ़ायदा है, तो उसने अपने हिसाब से सजेस्ट किया आपको। तो ये इन जनरल रहता है। और मैंने इंट्राडे भी किया है, इक्विटीज़ में भी किया है, ऑप्शंस में भी किया है। ऑप्शंस में लेकिन निफ्टी की तरफ, स्टॉक के ऑप्शन तो इतने लिक्विड नहीं है कि आप उसमें इंट्राडे कर पाओगे। लेकिन इंट्राडे इक्विटी करने में आपको पैसे मिलते थे? जैसे एक दिन में तो उतनी रिटर्न नहीं होती है, ग्रेजुअली इक्विटीज़ में देखा गया है। कोई कोई दिन होता है जिस दिन एक अच्छा मूव मिल जाए, बट ग्रेजुअली आपको उसमें मतलब रहना पड़ता है उस स्टॉक में, तभी आपको रिटर्न मिलती है। तो आप इक्विटी कैसे करते थे इंट्राडे? डेली में तो आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट। मैं बताता हूँ आपको, देखिए, एक मैं इसके 2 फेज़ में डिवाइड करूँगा। एक टाइम जहाँ मेरे को कुछ नहीं पता था, और एक टाइम जहाँ पे मैंने बहुत नॉलेज गेन कर ली। जहाँ पे नॉलेज गेन कर ली वो फेज़ बताऊँगा तो सबके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने ये चीज़ देखी कि अगर मारुति का स्टॉक भाग रहा है तो देखा 100 रुपये तो भाग ही रहा है, जब भी भाग रहा है, भले वो 2 दिन के लिए भाग रहा है या 1 दिन के लिए भाग रहा है, 100 रुपये भाग रहा है। अगर मैंने ये देख लिया तो मेरे को पता है पास्ट में 2 बार भागा है, अब जो भागने वाला चालू हुआ है, भले 10 रुपये भाग चुका है, 100 रुपये भागना है तो 90 रुपये तो मैं पकड़ लूँगा। तो इस तरीके से मैंने इंट्राडे किया। और क्राइटेरिया क्या रहता था आपका? जैसे आपने मारुति का नाम लिया, मैंने भी ट्रैक किया कि वो मूव देता है तो अच्छी मूव देता है, तो उसमें आपका क्या क्राइटेरिया था? आप कैसे चूज़ करते थे कि आपको पता चले कि आज ही इतनी मूव? मतलब ये क्रक्स हम जानना चाह रहे हैं, जो अभी हाँ हमने जी। 2 मिनट 10 मिनट पहले बात की कि आप कुछ सिखा के जाएंगे। तो ये बताइए कि आज मारुति है, कल हिंदुस्तान लीवर है, या रिलायंस है, या कोई भी स्टॉक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आज भागेगा 2-5% या जो भी कितना ही मैं आपको भागेगा? बताता हूँ, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा फिर से। पहला तो ये मैं निफ्टी का ही सीधे एग्जांपल दे देता हूँ, मारुति का छोड़ देता हूँ, क्योंकि निफ्टी बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं। मैंने अपने यूट्यूब लाइव पे ये करके भी दिखाया, 2-2.5 घंटे मैंने पूरे निफ्टी के सारे मूव्स प्रेडिक्ट किए, और फिर जब मार्केट खत्म हो गई वहाँ पे मैंने एनालिसिस भी करके दिखाया। जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा सब कुछ हुआ, और ये अभी भी मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एग्जैक्ट मेरे को डेट नहीं याद है, लेकिन मार्च या अप्रैल में से कभी वो लाइव हुआ था।
अब जब अगर आप हमें उसका लिंक दे देंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, मैं वो दे दूंगा लिंक। तो वो 2 सवा 2 घंटे का लाइव था और मैंने वहाँ पे ये चीज़ बताई, देखो मैं सिखाऊं और इसके पैसे लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है शायद आप लोग 10 दिन इससे पैसा बनाओगे, 11वें दिन कोई ऐसी XYZ गलती करोगे, पैसा चला जाएगा। तो मैं उस चीज़ के पैसे तो ले नहीं सकता जिससे आप पैसे बना नहीं सकते, लेकिन इधर उधर जाने से भटकने से अच्छा ये तरीका अपना लो। ये बहुत अच्छा आसान तरीका। अब मैं बताता हूँ। मैंने देखा मिनट का चार्ट लगाया निफ्टी का, मैंने देखा एक जगह पे बॉटम लगाया, अगला बॉटम लगाने में वो 32 मिनट 35 मिनट लमसम लगाया उसने, उसके बाद फिर अगला बॉटम 30 32 35 मिनट में लगाया। अब जब ये नोटिस हमने कर लिया और ये कई बार देखा उसमें, पहले के भी उसमें, तो देखा यार कि अच्छा ये तो बॉटम से बॉटम हो गया, उसमें भी भाग रहा है तो वन साइडेड 15 मिनट तो कम से कम भाग रहा है। तो अब जैसे ही अगली बार हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि अब 30-32 मिनट कब पूरे होने वाले हैं, उस 30-32वें मिनट पे हमने समझ लिया कि हाँ यार ये बॉटम लग गया, क्योंकि वाकई में उतना उतना टाइम में लगता है। और देखा 2 मिनट वो भाग गया, 2 मिनट भाग गया तो हमें पता 15 मिनट भागने वाला है, और पीछे पीछे के मूव्स को देख देख के समझ में आ रहा है कम से कम 30-35 पॉइंट भाग रहा है, 40 पॉइंट भाग रहा है। तो वो उतना हमारा टारगेट बन गया कि बॉटम से वो 40 मिनट तो भागने वाला है। तो आप 1 मिनट की कैंडल 1 मिनट की कैंडल यूज़ की। मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ। अभी कोच BSR जी के साथ में बैठा था, वो भी कह रहे थे मैं 15 मिनट यूज़ करूँ कि आधा घंटा यूज़ करूँ कि मैं 1 घंटा यूज़ करूँ। मैंने कहा अल्टीमेटली आप जा करके देखने वाले हो 1 मिनट को। हमने भी किया है, बहुत इंट्राडे किया है, और हमने जब 15 मिनट 5 मिनट जो भी लगाया, देखा जा करके 1 मिनट फिर से बाद में जाके। तो अल्टीमेटली अगर हम 1 मिनट वाले को ही देखने वाले हैं तो बेटर है कि शुरू में ही 1 मिनट लगा लो, ताकि हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली अगर 1 मिनट लगा भी रहे हैं तो वहाँ पे हम देख लंबे टाइम को रहे हैं, जैसे कि 30 मिनट्स में एक बॉटम बना रहा है, तो उतनी देर तो मेरे अंदर पेशेंस है, मैं अंदर इसमें डीप नहीं एकदम से कूद नहीं रहा हूँ। मतलब आप बेसिकली 30 मिनट की कैंडल को का नहीं, बॉटम कैंडल को नहीं 30 मिनट्स आप एक टारगेट लेते हैं कि 30 मिनट्स तक अगर एक चीज़ का लो नहीं कटा है तो उसमें बाइंग आ रही है। नहीं, बॉटम से बॉटम। अगर आप निफ्टी का चार्ट अभी भी सब लोग देख लें जा करके, तो आपको मिनट का चार्ट लगाओगे तो 30 मिनट, 1 मिनट जहाँ पे एक बॉटम लगाया उसका अगला बॉटम देखो कहाँ बन रहा है, 25 मिनट से 35 मिनट के अंदर बन रहा होगा। अगर ये बार कहने का मतलब स्विंग लो या सिमिलर बॉटम? सिमिलर बॉटम नहीं, स्विंग लो। स्विंग लो। अब वो कई बार आपको ट्रेंड लाइन पे भी दिख सकता है आता हुआ, कई बार नहीं दिख सकता है। तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हैं। तो उसमें ये मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, मैंने ये करके दिखा दिया। अगर मेरे को कभी इंट्राडे करना होगा, मेरे को बड़ा फ्री फील हो रहा है, मैं कर लूँगा। अगर मैं तो इस तरीके से करूँगा। तो रुचिर जी, आपने जब ट्रेडिंग शुरू करी तो आपने कितनी कैपिटल से इंट्राडे में शुरू करी और आपने क्या रिटर्न निकाला? अगर आज कोई करना चाहे, मान लीजिए मैं ही करना चाहती हूँ, तो आपका जो मेथड है मैं उस पर वर्क करना चाहूँ तो मिनिमम मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? देखिए, अब यहाँ पे जैसा कि दीपक जी ने पूछा था उस पे भी आऊँगा, और इंट्राडे को मैं बिल्कुल मना करूँगा। उसका रीज़न है, इंट्राडे में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। पहला तो एक ब्रोकरेज में बहुत पैसा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ट्रेड मारते हो उसमें नुकसान होता है, दूसरा ट्रेड मारते हो उस नुकसान को कवर करने के लिए, और उसी दिन आपके इतने ट्रेड्स रिवेंज ट्रेड पड़ जाते हैं, फिर वो ओवर ट्रेडिंग में बदल जाता है। ओवर ट्रेडिंग में जो नुकसान आपका उस दिन खत्म हो सकता था 200 रुपये पे कि 1000 रुपये पे, वो हज़ारों का बन जाता है। तो उस चीज़, और ये कैपिटल की तो कोई बात ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इंट्राडे में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ज़्यादातर नुकसान करते हैं, चाहे वो इक्विटी में कर रहे हो, चाहे फ्यूचर में कर रहे हो, चाहे ऑप्शन में कर रहे हो। तो अल्टीमेटली सबसे पहला डिसीजन जो लोगों को लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर बिगिनर है, सबसे पहली चीज़, एक प्रो बंदा तो शायद इंट्राडे कर ले बड़े आराम से, लेकिन वो भी है कि कितना टाइम उसका लगने वाला है। पहला काम उसको करना चाहिए वो पोजिशनल में पहले बनाए। मतलब एग्जाम्पल, अगर साइकिल चलानी आ गई तो आप बाइक भी चलाओ और 100 की स्पीड में, जहाँ पे रोड फ्री है 100 की स्पीड में चलाओ। पहले ABCD से शुरू करा जाए। तो पहले उसको पोजिशनल सीख ले, पहले अच्छे से करना आ जाए, फिर उसके बाद में इंट्राडे की तरफ जाए अगर करना है तो। और पोजिशनल की आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? पोजिशनल की मेरे हिसाब से डेफिनेशन कम से कम 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में जो ट्रेड आप मार सकते हो वो पोजिशनल है मेरे हिसाब से। और जो लोग हफ्ता 10 दिन वाला ट्रेड करते हैं वो क्या होता है? वो भी पोजिशनल है। मैं उसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसमें फिर अगेन फास्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए, और कई बार मतलब अगर मैं देखूं तो इंट्राडे का ही थोड़ा अच्छा रूप है, वो बड़ा रूप है, लेकिन मेरे को सूटेबल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, 1 महीने वाला कम से कम तो होना चाहिए। जब आप चार्ट देखते हैं तो उसमें क्या इंडिकेटर लगाते हैं, या कुछ आपने अपने स्कीम बना रखी है, या कैसे आप लोगों को सिखाते हैं और खुद क्या देखते हैं? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तिजारा का स्टॉक है,
25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक या कह लो दिसंबर के एंड तक भागा ही है, और हर साल आप पीछे जा करके देखोगे भागा हुआ है। अब अगर मेरे को ऐसा कुछ पकड़ में आ जाए तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज मूव हो गया कि भाई मेरे को पता है ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं हाई प्रोबेबल टाइम हमने निकाल लिया। मैंने तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे देखा। और मैं 25-30% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पीछे के 10 इवेंट्स को अगर देखोगे, पीछे 10 जब भी ये 10 बार साइकिल आई है, तो वो 10 बार जब जब साइकिल आई है तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार कभी 50%, कभी 40%, मिनिमम मैंने देखा 25 तो भागा है। वो 25 मेरा टारगेट बन गया। तो अब 10 में से अगर वो 8 बार भी भागा या 9 बार भी भागा, 2 बार फेल हो गया, तो भी 8 में मतलब अगर आप ये देखो 8/10 अगर करो 80% प्रॉबिलिटी, 80% प्रॉबिलिटी है कि भाई 25% भागने वाला है। और हमें कहाँ मिलते हैं ऐसे स्टॉक्स? तो अब इंट्राडे में कर रहे हैं या कुछ और किसी मेथड से कर रहे हैं, हमें पहले से तो प्रॉबिलिटी नहीं पता चलती। तो पहले प्रॉबिलिटी पता चल गई कि कितना भाग, मतलब पहले तो डायरेक्शन पता चल गया, उस डायरेक्शन में भी भागने के 80% चांसेस है, ये भी पता चल गया। मिनिमम भागने वाला है 25%। एंट्री की डेट भी अगर पकड़ में आ गई, जो कि मैंने अभी बताई दी है, वो भी आप जा करके स्टडी करोगे तो वो भी पकड़ में आ जाएगी। एग्जिट कब तक करना है, कब तक उसको होल्ड करके रखना है, ये भी पहले से पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेजर प्रॉब्लम मार्केट की क्या है। अभी कोच BSR के साथ में बैठा था, वो भी ये कह रहा था कि उनको भी इंट्राडे में ऐसे नुकसान हुए कई सारे, और टेक्निकल को फॉलो करते हैं फिर भी हुए। उसका रीज़न मैंने बताया, क्योंकि आपको पहले से डायरेक्शन नहीं पता होता। डायरेक्शन के लिए आप डिपेंडेंट हो जाते हो कई बार FIIs पे या किसी और डेटा पे। आप खुद अगर निकाल लो तो डायरेक्शन पहले सॉर्टेड हो गया, एंट्री डेट सॉर्टेड हो गई, एग्जिट डेट सॉर्टेड हो गई, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जहां पे आदमी एंटर करता है, ट्रेडर एंटर करता है और फिर भी नुकसान होता है, वो होता है कि उसे टारगेट नहीं पता होता। कई बार ऐसे ट्रेडर, मेरे खुद के ऐसे ट्रेड रहे हैं ऑप्शन में स्पेशली, जहां पे टारगेट हिट हुआ, टारगेट हिट होने के बाद में वो और ऊपर भाग रहा है, लालच आ गया, बुक नहीं किया वहां पे, और फिर वो वापस नीचे आ Loss में गया। खाता तो टारगेट पता हो जाए, और अगर इक्विटी की बात कर रहे हैं या उस पर बिल्कुल स्टेबल हो जाए, टारगेट पता है, वहां पे आप बुक करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। टारगेट जहां नहीं पता होगा वहीं पे नुकसान है। तो आपने जैसे बताया का आपने कैच किया कि अक्टूबर में बाय किया एंड दिसंबर में सेल किया, तो उसका बेस क्या था? मतलब आपने सिर्फ हिस्ट्री देखी या कोई और टेक्निकल या कोई और ऐसी चीज़ आपको उसमें लगी कि अब इसमें रन शुरू हो रहा है? मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मेरे को टेक्निकल भी आता है, लेकिन मैं कई बार ऐसे स्टॉक्स आते हैं मेरे सामने जहाँ पे ऐसा फील आता है कि अरे यार इसमें टेक्निकल तो कोई चीज़ वैलिडेट ही नहीं हो रही है, अरे डबल बॉटम पे तो है ही नहीं, किसी ट्रेंड लाइन पे तो है ही नहीं, कोई कैंडल स्टिक भी नहीं बन रही, लेकिन मेरी डेट है, मैं उस डेट पे एंटर करूंगा ही तो वो करूंगा। डेट आप कैसे निकालते हैं? वो पीछे देखा ना जा करके कि हर बार ये मान लो अगर 25 अक्टूबर से भाग रहा है तो 25 अक्टूबर मेरी एक एंट्री डेट बन गई। हर बार 25 अक्टूबर से भाग रहा है, एग्जाम्पल अगर देखा आपने 25 को हर बार आपको भागता हुआ दिख। तो ये सिर्फ हिस्ट्री आप अगर स्टडी करेंगे तो हाँ, निकल बिल्कुल। आएगा, और स्टॉक्स के लिए भी निकल ये आएगा तो मान लीजिए। जैसे छोटा स्टॉक है, और हो सकता है वो कुछ ऐसा सीजनल काम करते हो कंपनी, मुझे नहीं पता वो, लेकिन अगर हम को देखें तो में भी ऐसा कोई साइक्लिक पैटर्न है। में एक ऐसा साइकिल पैटर्न है, मैंने इस पे बनाया हुआ है, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही डेट, लेकिन है उसमें मैंने 11-12 दिन का शायद निकाला हुआ है ट्रेंड, और उसमें 3 से 4% का मूवमेंट आता है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। कि पर्टिकुलर उस डेट को जाते हैं और वहां से रिवर्सल या जो भी होता है वो होता है। रिवर्सल ना भी हो, वहां से भागता हुआ दिख जाए, वही अपनी जीत है कि भाई वहां से गिरेगा नहीं। अगर गिरेगा भी तो भाई कितना गिरेगा, एक गिरने के बाद में भी वो जाके अपना टारगेट पूरा कर देता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, स्टॉक इन जनरल सितंबर के महीने में भागता है, आप कोई भी जाकर के चेक कर ले, 10 में से 8 बार आपको भागता दिखेगा। मतलब कोई सितंबर में बाय करे तो उसको दिसंबर तक होल्ड करे तो अच्छा है। दिसंबर नहीं, केवल सितंबर। सितंबर तो अब और जैसे वो भी- सितंबर आ रहा है तो हम लोग अगर स्टॉक बाय करें, आप पहले टेस्ट करें, मेरी बातों पे ना बिलीव करके पहले टेस्ट करें फिर ही ट्रेड करें। वो तो हम लोग थोड़ा पास्ट ऑब्जर्व करके सितंबर में बाय करें तो अंदाजन कितनी रिटर्न निकल आएगी? हमने देखा है कि अगर आप अगस्त में लमसम 28 अगस्त के आसपास से कुछ डेट है, और उसमें लमसम मैंने देखा है लमसम 8-10% मिनिमम उसने भागा हुआ है। अभी एग्जैक्ट मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम आपको 8% दिखेगा पीछे के इवेंट्स को अगर आप टेस्ट करोगे। एक चीज़ मैंने एनालाइज करी, जैसे अभी हम लोग ट्रेडर्स मैक्सिमम उनका वो लेते हैं पॉडकास्ट, सबका एक सेट पैटर्न है। जैसे आपका एक पैटर्न है कि आप पास्ट को ऑब्जर्व करते हैं, मेरा एक अलग पैटर्न है। तो हम एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि लोगों को सारे पैटर्न्स पता चल जाएं ताकि उनको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके, अपने हिसाब से प्रॉफिट ले सकें। तो ये जो आपने साइकिल की बातें करी, तो क्या ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली लिंक्ड है साइकिल, या डेट है, या सिर्फ कैलेंडर लिंक है? देखिए, क्योंकि जो वो हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हो कि उसकी सेल ही सितंबर से दिसंबर होती हो सकता है वो वुलन क्लोथिंग बनाता हो सकता है वो ऊन बनाता हो सकता है वो कुछ खाने की ऐसी चीज़ बनाता हो जो हम लोग विंटर्स में कंज्यूम करते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं देखूं तो मुझे पता लग जाए। तो क्या आपकी जो ये स्टडी है या जो आप करते हैं,
इसमें क्या आप एस्ट्रो को भी लिंक करते हैं या आपका सिर्फ अपना बनाई हुई साइकिलें हैं? मैं एस्ट्रो को नहीं लिंक करता। पहले हालांकि मैंने एस्ट्रो में बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी फॉलो किया है और उनके बेसिस पे अभी भी मेरे पास बहुत सारी साइकिल्स हैं, लेकिन मैंने उनको फॉलो करना बंद कर दिया क्योंकि मैंने देखा मेरी लाइफ इससे ईजी बन रही है, मेरी लाइफ सिंपल हो रही है क्योंकि अब मेरे ऊपर बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारी चीज़ों को देखना है, स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट्स दिलवाने हैं, तो मैंने सिंपल कर दी हैं सारी चीज़ों को। हालांकि बीच बीच में कभी मेरा दिल खुलता है तो कभी कभी Q&A में किसी ने अगर कुछ पूछा उससे रिलेटेड तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज़ इनको मैंने बहुत सिंपल कर दिया है। मतलब आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते? नहीं, वो किसी के लिए भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरे ही कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मैं तो मान लो कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास हर चीज़ थी, मैंने सारे रिसोर्सेज के बेसिस पे बहुत साइकिलें निकाली, जुपिटर की, सैटर्न की, यूरेनस तक की साइकिलें निकाल डाली। ऐसी ऐसी साइकिल्स होती हैं मार्केट में जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं हो, लेकिन उन साइकिल्स के बेसिस पे मैंने देखा कि यार एक स्टूडेंट नॉर्मल सा है, उसको ज़्यादा चीज़ों को अगर बताओ तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, उसके लिए बड़ी परेशानी होती है रिज़ल्ट पाने में। तो रिज़ल्ट जिस तरीके से बहुत आसानी से मिल जाए वो तरीका, और मेरे को सपोर्ट टीम को भी बताना है क्योंकि सपोर्ट टीम को भी एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट को, तो वो चीज़ अगर जब तक ईजी नहीं होगी वो समझ नहीं पाएंगे। रुचि जी, जैसे फिर आपने ये तो कहा कि आपने, पर आप ये बिलीव करते हैं कि प्लैनेट्स की मूवमेंट आपके प्रॉफिट्स में भी कंट्रीब्यूट करती हैं या नहीं करती हैं? जैसे कहते हैं कोई दशा अच्छी नहीं चल रही है तो उस टाइम ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, दशा तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब अगर मैं देखूं राहु की, सैटर्न की, ये सब 17, 18, 19 साल की दशाएं होती हैं, तो क्या हम उतने टाइम तक वेट कर लें? नहीं, वही। अब उसके अंदर भी अंतरदशा और सब अंतरदशा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने ये देखा कि प्लैनेट के उससे मैंने नहीं चीज़ों को देखा, मैंने देखा कि जो हमें कर्म करना है वो करना है। इसी वजह से मैंने उनको किनारे भी किया कि यार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सभी देवता हैं वो प्लैनेट्स, लेकिन मैं उनको इस्तेमाल उस तरीके से नहीं करना चाहता क्योंकि उनको देख लेने से, उनकी पोजीशन देखने से मेरे को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। और मेरे को अगर एक सिंपल तरीका पता है जिससे मैं बड़े आसानी से सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं उससे काम करूँगा। अगर 25-30% का रिटर्न मेरे को ऐसे आ रहा है और 25-30% किसी बड़े प्लैनेट की साइकिल से आ रहा है तो मेरे लिए बराबर ही है। बराबर ही है। वो आप अपनी बेसिकली जो आप अपनी पूरी स्टडी है उस पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। चलिए, खैर ये तो रही बात हमारी एस्ट्रो साइकिल और इसकी। यदि कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपसे समझना चाहे या कोई आपको संपर्क करना चाहे तो उसका कोई ज़रिया? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे लाइव सिखाता हूँ 9 PM। पहले मैं अब से 1-2 हफ्ते पहले तक सिखा रहा था ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 9 PM, लेकिन अभी मैंने उसको रिलैक्स कर दिया क्योंकि मैंने देखा मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा है, तो मैं कभी कभी मिस करे जा रहा हूँ, 2-2 दिन मिस हुए जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि एवरी वीक मैं 3 क्लासेस दे देता हूँ, अब वो मंडे को, वेनसडे को, फ्राइडे को या ट्यूसडे, थर्सडे कभी भी हो सकती हैं। तो 9 PM, और मैं 10 क्लासें ऑलरेडी कर चुका हूँ और काफ़ी ये सारा फ्री होती हैं ये या? बिल्कुल फ्री होती हैं, यूट्यूब पे होती हैं। और वो आ करके कोई जिसके पास पैसे नहीं है, कम कैपिटल है, जो लगता है जिसको कि यार मेरे को कहीं सीखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल आओ आप और वहाँ पे सीखो आ करके। वहाँ पे एम जो मेरा है वो ये है कि कम से कम ये 100 लाइव क्लासेस का मैंने एम लिया है और अभी 10 क्लासेस हो गई हैं। बहुत अच्छा मेरे को फील आ रहा है कि कम से कम 100 करोड़ नुकसान जो हो सकता है ट्रेडर्स का वो रोकना है। अभी पिछले जब 10वां वाला लाइव ख़त्म हुआ था तो वहाँ पे मैंने लोगों से कमेंट करके पूछा था किसका किसका नुकसान ख़त्म हुआ, बंद हुआ, तो मेरे को लग रहा है शायद 50-60 कमेंट वहाँ पे आए थे और कई सारे ऐसे थे जिन्होंने प्रॉफिट बनाना भी चालू कर दिया। एंड ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेरे कोर्स के अंदर है कि नहीं, मतलब मेरा कोर्स अलग है, उसकी अलग बात है, ये फ्री की बात कर रहा हूँ। फ्री से अगर इतना बड़ा एक इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है तो मेरे को उसमें मज़ा आ रही है, मेरे को अच्छा क्योंकि मैं बताऊं, अब जैसे मैंने यही बताया कि मैंने एस्ट्रोलॉजी को रोक दिया, अब एस्ट्रोलॉजी को रोक दिया मगर मेरे अंदर किसी दिन ऐसा आया कि मेरे को अब वो नॉलेज रिवील कर देनी है तो वो मैं वहीं पे रिवील कर दूंगा। तो जितना भी मेरा वो ज्ञान है जो मैंने अभी तक, अब एक कोर्स में आप किसी को वो चीज़ें नहीं बता सकते जो उन्हें लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ओवर हुआ जा रहा है, तो वो मैं यूट्यूब पर यहाँ पर लाइव में बता दे रहा हूँ कि मेरा वो ज्ञान मेरे साथ मरे नहीं, कि मैं अगर बताना चाहता हूँ तो कम से कम वो रिलीज़ होता रहे। और उससे बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन आई। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हमने देखा 96 में टॉप बना रहा है, 2006 में टॉप बना रहा है, 2016 में टॉप बना रहा है और वहाँ से 3-4 साल तो गिर रहा है और गिर भी कितना रहा, 80% गिर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है जो कोई भी इंसान बड़ी इजीली कर सकता है। या अगर मैं बोल रहा हूँ कि एजिस टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, 2004 में भागा, 2014 में भागा, अभी 2024 में भी भाग चुका है, 100% के ऊपर भाग चुका है और उधर भी भागा 170% भागा। तो ये बड़े ऐसे पैटर्न्स हैं। हाँ, तो ये पैटर्न्स अगर पकड़ में आ जाएँ इनसे बहुत कुछ कर सकते हैं। यूएस की मार्केट में अगर मैं बात करूं 10-10 साल के पैटर्न्स के अंदर 3rd ईयर ऑफ द डिकेड से लेके 7th या 8th ईयर ऑफ द डिकेड तक बुल रन चल रहा है।
अब उस ड्यूरेशन में अब 10 अगर मैं साइकिलें ऐसी पा जाऊं, क्योंकि यूएस की मार्केट लंबी है, यहाँ पे कम है, मार्केट छोटी है, 30 ईयर्स ही है, तो 100 साल के अंदर वहाँ पे मैंने 10 साइकिलें देखी और उन 10 साइकिलों में केवल एक साइकिल फेल है। इसका मतलब कि वहाँ से बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिल सकता है, जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर की प्रॉब्लम, जैसे अब इंट्राडे में उन्होंने मेरे को फंसा दिया, मैंने कभी लंबे चार्टों को देखा नहीं। अच्छा, उस टाइम पे तो 2006 के टाइम पे कोई चार्ट देखने का सिस्टम ही नहीं था। हाँ, लेकिन आज है। तो कम से कम बंदा अगर कोई मंथली चार्ट लगा के या वीकली चार्ट लगा के पूरा हिस्टोरिकल डेटा देख सके, और वो भी यूएस का अगर देख ले, तो उसे बहुत कुछ पहले का पता चल सकता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अब अभी थोड़ी देर पहले आप गोल्ड की बात कर रहे थे, अगर मैं आपको बता दूँ 2021 से एक साइकिल गोल्ड में ऐसी चली है जो 11-12 साल तक बुलिश उसको रखने वाली है। ये हमने अभी लाइव में सीखा, अपने 3rd या 4th लाइव में, जिसमें मैंने फॉरेन मार्केट्स को एनालाइज किया था, उसमें मैंने ऐसे ही निकाल दिया कि भाई 30 साल की एक साइकिल उसमें चल रही है, अब 30 साल की सैटर्न की भी साइकिल है, लेकिन मैंने क्या किया, उसमें देखा कि यार ये 11-12 साल भागता है और उसके बाद में 18 साल गिरता है, उसके अंदर भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वो सब मैंने बताया उस लाइव में। अब ये इतना बड़ा ज्ञान मैंने अंदर कोर्स के नहीं बताया, मैंने ऐसे फ्रीली बता दिया, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। और इसी में ही एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 20 साल की भी साइकिल हो सकती है, 10 साल की मैंने एग्जाम्पल बताया यूएस में या जैसे भी। तो अल्टीमेटली बहुत ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जैसे मैंने अभी का बताया 10-10 साल में एवरी 6th ईयर ऑफ द डिकेड वो टॉप बना रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बड़ी चीज़ है। तो गोल्ड का आप क्या समझते हैं, कहाँ तक टारगेट जा सकता है? जैसे अभी $2400 चल रहा है बाहर। देखिए, टारगेट के बेसिस पे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन साइकिल जब आप कह रहे हैं बुल रन है, 11-12 साल, अब मैं इस चीज़ में, यहाँ पे मेरे को याद नहीं है, बट मैंने वहाँ पे शायद एनालाइज किया था कि कितना कितना % भागा है, वो मेरे को परसेंटेज ज़्यादा नहीं याद है, लेकिन मेरे को टाइम ड्यूरेशन पूरा याद है कि इस टाइम से, मतलब 2021 से अब इसका बुलिश पैटर्न चालू है, जो कि 11-12 साल तक चलने वाला है, सिल्वर का भी और गोल्ड का भी। दूसरा अब ये बताइए, जैसे निफ्टी ऑलरेडी 24,500 के आसपास चल रही है, तो क्या कोई साइक्लिक करेक्शन यहाँ पे बनती है या आपको लग रहा है कि आ सकती है? देखिए, अब साइक्लिक कनेक्शन की अगर बात करूं तो करेक्शन बोला या कनेक्शन बोला? करेक्शन, ठीक है। अब जैसा मैंने एनालाइज किया उसके बेसिस पे बता देता हूं। मैंने देखा 2003 में से लेके 7-8 तक भागा निफ्टी, 93 से लेके 97-98 तक भी भाग रहा था, 17 से अपना 2013 से लेके 18 तक भी भागा है, उसके बाद भी भागा है। तो ये 3 पैटर्न जो मैंने बताया, वही यूएस वाला मार्केट, मैं तो यूएस में बाद में गया, पहले मैंने निफ्टी को ही देखा था। तो यहाँ से मेरे को दिखता है कि 23 से लेकर के जो ये भाग रही है अभी 27 तक को कम से कम भागना चाहिए इसको। फिर जो करेक्शन आएगा, वो अगर आएगा तो 27 या 28 में आना चाहिए, जितना मेरे को समझ में आता है। मेरा अभी 24,000 से और आगे दिख रही है आपको? दिख रही है, पी रेशियो के बेसिस पे भी जाती हुई दिख रही है। पी तो अभी 25 से भी, मतलब कितना चल रहा है शायद? पी 20 से 22 के बीच में था। हाँ। तो मेरे को अभी जब मोदी वाला पहुंचे रिजल्ट आया तब था, कहीं क्रैश की हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, अभी वो तो भी नहीं कर सकते। मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, 26, 27, 28 पे मैंने क्रैशेस देखे पास्ट के जितने आए थे, और मैं 17 में एक बार बैठा था शॉर्ट करके, और मैंने देखा कि वहाँ पे उसी लेवल पे थी निफ्टी, और मैंने शॉर्ट किया हुआ था। लेकिन वहाँ पे क्योंकि ये वाली गवर्नमेंट थी और इस पे बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट है कि ये अच्छा खासा इंडस्ट्री को ग्रो कर सकती है, तो मैंने 42 तक जाते हुए देखा है। जो कोरोना का क्रैश आया था वो 42 के पी से आया है, 42 के पी से। तो मतलब अभी लोगों को इतना ज़्यादा, पूरे इंडिया मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी चारों तरफ आप देखो तो एवरेज 3% 2% के बेसिस पे ग्रो कर रही है। इंडिया एकमात्र ऐसा था जो 7-8% पे ग्रो किया। तो वहाँ से उन्हें जो ये एक्स्ट्रा प्रीमियम दिख रहा है, उसके बेसिस पे वो शायद इस 42 को भी शायद अगली बार बीट कर जाएँ। तो 42 पे जाना या वहाँ तक एक बार टच कराना बड़ी आसान पॉसिबिलिटी मेरे को दिखती है इंडिया तो में। अगर 22 अभी चल रही है और 42 जाएगी, तो हम कहीं बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50,000 पहुंच जाएगी निफ्टी। डबल हो जाएगी यहाँ हो से। सकती है, मतलब इस स्टडी से तो समझ में आ रहा है पी के बेसिस पे। और 27-28 अपने को दिख रहा है कि एक वो जो करेक्शन आएगा वहाँ पे आएगा जो आएगा। अफवाहें मार्केट में कितनी है वो तो हम सब जानते हैं, 24 में क्रैश हो जाएगी, 23 में सुन रहे थे 23 में क्रैश हो जाएगी। तो हर साल ऐसा अफवाह तो सुनते हैं, लेकिन हम तो डेटा को देख करके बिलीव करेंगे ना। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल बताई साइकिल की, वो फेल हो सकती है, लेकिन डेटा मेरे को क्या बता रहा है, तो मैं उस डेटा के बेसिस पे प्रिकॉशन लेकर के ट्रेड मार सकता हूँ। रुशिर जी, आप पीरियोडिक साइकिल स्टडी करते हैं, हिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो क्या टेक्निक, अगर मान लीजिए किसी ने 6 मंथ्स के लिए किसी चीज़ को होल्ड करना है, मान लीजिए निफ्टी को ही करना है, तो वो कैसे प्रिडिक्ट करे विथ फुल प्रिसीजन कि मार्केट अभी बुल रन में चल रही है? कोई ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर, कोई फंडामेंटल या कोई ऐसा डाटा जो इसमें बहुत अच्छा वर्क करता हो? देखिए, मैं बोलूँगा कि अब एक्चुअल में साइकिल्स विद इन साइकिल्स चल रही हैं। हमें क्या करना है, हमें 10 साल की साइकिल अगर मैंने देखा कि है, तो 10 साल की साइकिल के बेसिस पे हमें पता है कि 23 से 27-28 तक बुल रन चलने वाला है, जो मेरे को समझ में आता है। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने जाके कुछ ऐसा साइक्लिक पैटर्न निकालिया जैसा
है कि सितंबर में भागने वाला है, ऐसे ही अक्टूबर का कुछ निकाल लिया, जैसे अक्टूबर एंड से लेके दिसंबर तक का निकल के आ गया। तो ऐसे कर करके हमको अगर पैटर्न्स पकड़ में आ जाएं तो उसके बेसिस। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपने निफ्टी के लिए कहा 6 महीने, हमें किसी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक से या इंडेक्स से प्रेम नहीं करना है, हमें जो भागने वाला है उसको पकड़ना है और जितने टाइम के लिए भागने वाला है उसमें काम करना है। बाकी टाइम जिस टाइम पे दिख रहा है कि यार इसके बाद इसकी साइकिल नहीं है, उसको निकल जाना है, दूसरे जिसमें साइकिल है उसमें एंटर करना है। तो रुचिर जी, इतने स्टॉक्स हैं तो आप कैसे निकालते हैं इन्हें? मेरे केस में तो मैंने स्टूडेंट्स को एक स्कैनर दिया हुआ है जिसमें 1500 लमसम स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पे वो स्कैन करके निकाल लेते हैं। अभी इस केस में मैं जैसे स्कैनर किस चीज़ पे है? चार्टिंग पे एक्सेल पे। एक्सेल हाँ, तो अब जैसे मैं एग्जांपल, अगर यहाँ पे जो लोग फ्री देख रहे हैं उनको तरीका बता रहा हूँ कि मैं जैसे स्कैनर तो बना बहुत टाइम बाद, मेरे को नहीं पता था पहले स्कैनर भी बन सकता है। जो भी पहले तो मैं मैनुअली जा करके टेस्ट करता था, सारे एफएंडो के स्टॉकों में मैनुअली जा करके टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैनुअली अगर टेस्ट करें तो वो चीज़ निकल के आ सकती है कि भाई मारुति में अगर पकड़ में आ रहा है तो आप क्या करो, देख लो कि दूसरा कोई और ऑटो का स्टॉक है, उसमें जाके चेक कर लिया, देखा कि हाँ यार लग रहा है और मारुति से बेटर लग रहा है तो आप उसमें काम कर लो। ऐसे आपको 3-4 स्टॉक मिल जाए 1 महीने के तो उस पर आप काम कर सकते हो। मैं कहूँगा कि आप एफएंडो में ना करो, पहले इक्विटी में करो, और इक्विटी में अच्छा प्रॉफिट अगर करने लग जाओ तो फिर उसमें उसके बाद में एफएंडो की तरफ जाओ, और वो भी एक छोटा सा पार्ट लेकर के। क्योंकि मैंने ये देखा ट्रेडर्स क्या करते हैं, इक्विटी में एक बार थोड़ा सा अच्छा करते हैं, तुरंत एफएंडो में सारी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, पूरी कैपिटल शिफ्ट नहीं करनी। वो रुचिर जी, एक ग्रीड होती है ना कि भाई एफएनएम में रिटर्न्स बहुत जल्दी दिखते हैं, तो हर कोई यही सोचता है कि क्यों हम आए ही पैसा कमाने, तो जितनी जल्दी पैसा बने उतना अच्छा। लेकिन हम एक अलग पार्ट नहीं सोच पाते जिसमें कि बनता जल्दी है तो जाता भी तो जल्दी है। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बात समझनी पड़ेगी सबको, चाहे आप मेरा पॉडकास्ट सुने, इनका सुने, किसी का भी सुने, कि पैसा आएगा धीरे धीरे। एफडी हमें 6% रिटर्न देती है, तो इसका मतलब आधा % महीने का देती है। यानी कि अगर हम पूरे साल मेहनत करेंगे तो आधा % मिलेगा, और उसमें से भी कई दफ़ा अगर पैसा बड़ा हो तो टीडीएस कट के पैसा घर आता है। तो दिस इज़ वन। म्यूचुअल फंड कोई सा भी आप उठा लो, एक का दुक्का छोड़ दो, वो तो एक एक्सेप्शनल केस होता है कि मेरा म्यूचुअल फंड 25-30%, 40% चल गया। लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अगर तीनों में इन्वेस्ट करके रखोगे तो करीब करीब 18 से 20%, 24% तक रिटर्न देती है, यानी 2% महीने का। अब 2% महीने का कमाना है तो इस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करो कि भाई बस इतना ही कमाना है। अगर इतना हम कमा पा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे एसेट क्लास को बीट कर पा रहे हैं। तो लालच नहीं करना है और पैसा धीरे धीरे कमाना है। रुचिर भाई का सिस्टम अगर अडॉप्ट कर सकते हो तो वो करो, ताकि कहीं ना कहीं पैसा बन जाए। हमारा गोल ये है कि भाई हमारी ऑडियंस पैसा कमाए और शांति से सुख के साथ सीख के पैसा कमाए। रुचिर जी, कल ना एक्चुअली मैं कहीं गई तो वहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न थे। मैं आपसे ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा, तो उन्होंने कहा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स बता रहे हैं वो मेनली थोड़ी यंग जनरेशन के लिए। आज मैं रिटायर्ड हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो क्या करें इन्वेस्टिंग में? देखिए, 2 चीज़ों को यहाँ से कनेक्ट करूँगा, केवल इन्वेस्टिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है तो उनको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, मेंटल एक्सरसाइज की। क्योंकि मेरे अभी एक स्टूडेंट थे, वो 60+ थे, उन्होंने क्योंकि कोर्स में आए तो उन्होंने कहा कि ये कोर्स में एक बड़ी चीज़ उनको पकड़ में आई कि मेंटल कैलकुलेशन जो बार बार उनको करना पड़ रहा है, उनको कभी ये जो अल्जाइमर और DHIT कौन से डिजीज़ वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि मेंटली बार बार वो एक्सरसाइज। आपके पास आते हैं 60+ हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो उन्हें पहले नहीं रियलाइज़ होता, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अरे यार ये तो मेरी मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है, मेरी रिकग्निशन बढ़ रही है, मेरे को अच्छे से मेमोरी मेरी वर्क कर रही है। तो वो क्या होता है, कई बार सही से वर्क ना करने की वजह से ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना, मतलब ये प्रेशर नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन करने को मिल रहा है, मौका मिल रहा है और उससे पैसा भी मिल सकता है, तो वहाँ पे फिर एक एक्साइटमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से मैंने कई सारे 60+ लोगों को देखा मेरे कोर्स में परफॉर्म करते हुए। अब ये जो आपने बात बोली कि उन्हें करना चाहिए कि नहीं, यही पूछा आपने? हाँ जी, ये भी है, और साथ में कितनी कैपिटल से करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो उनके पास कैपिटल होगी वो या तो रिटायरमेंट की होगी या प्रोविडेंट फंड की होगी, तो उनके लिए वो कैपिटल मतलब एक तरह से उनका पूरी लाइफ का एक एसेट है, तो वो पैसा भी ना लूज़ कर पाए और वो किसी तरीके कुछ अर्न भी कर पाए। क्योंकि जनरली लोगों को 60+ ये फीलिंग आने लग जाती है कि हम बिल्कुल वर्थलेस हो गए हैं, तो जस्ट टू मेक देम ऑक्यूपाइड, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे आगे किसी ने रखी, तभी मैं आपसे पूछ। देखिए, ये वर्थलेस वाली फीलिंग तो आप बिल्कुल हटा दो, जो भी पर्सन है, क्योंकि आप किसी रीज़न से शायद ये पॉडकास्ट देख रहे हो और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप
को पूरी अपनी सेविंग तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मुश्किल से जितना भी आपने अर्न किया है आप उसका 2% भी ले आओ। आपको बिजी रखने के लिए जो वर्थलेस वाली अगर फीलिंग कोई आपको कराने की कोशिश कर रहा है उसको बीट करने के लिए पहली चीज़ उस 2% से जब आप उस बराबर उस अमाउंट के बराबर बना लोगे ना जो आपका 98% है, उस दिन आपको एक्चुअल में पता चलेगा। तो वो 2% आपका कुछ ले नहीं जाने वाला, और वो 2% अगर आपने 1 CR जोड़ा हुआ है तो वो 2% केवल 2 लाख है। 2 लाख। लेकिन 2 लाख में भी मैं हमेशा बार बार कहता हूँ 1000 रुपये लेकर के आओ। 1000 रुपये को जब आप बर्बाद कर दो, वो 2 लाख बर्बाद करने से बहुत अच्छा है कि वो 1000 रुपये आपका बर्बाद हुआ, 2 बार बर्बाद हुआ, 4 बार बर्बाद हुआ, लेकिन आप उस जर्नी में वो कई महीनों में बर्बाद होगा। उस जर्नी में बहुत कुछ सीख जाओगे। उसको सीखना, अब जैसे मार्केट में कमाने के लिए तो सब आ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरे को एक भी पैसा गंवाना नहीं है। अगर आप ये डिटरमिन्ड हो जाओ मैं पैसा गंवाऊंगा नहीं, और ये उसको देखिए जाएगा तो है, ये सबको पता है, लेकिन उसकी मैंने उसका रेंज मैंने बहुत छोटा कर दिया। जाएगा तो अब 1000 जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बाई सेल नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ यार आप 10 लाख डालते हो इसलिए डरते हो कि कहीं मेरा वो ना चला जाए। आप 1000 रुपये डालो, आप बिंदास कोई भी बटन दबाओ, कुछ नहीं, डर ही खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ अगर आप कर पाए 1000 रुपये करके, अब वो कितना टाइम लगेगा, लेकिन जिस वक्त 1000 रुपये का 1100 बनाओगे, 1200 बनाओगे, और आपको दिखेगा कंसिस्टेंटली बढ़ा पा रहे हो आप अपना पैसा, कोई टेक्निक आपको मिल गई है या जो भी चीज़ अच्छी पकड़ में आ गई है, इस वर्कशॉप से कुछ पकड़ में आ गया, उसके बेसिस पे अगर आप देख पाए कि यार मैंने पैसा बनाना सीख लिया और हर महीने में बना रहा हूँ, वहाँ पे अपनी कैपिटल बढ़ा लो। और एकदम से बढ़ाओ नहीं, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाओ, तो आपको स्टेबिलिटी भी आएगी। एकदम से कोई बंदा 10,000 से 2 लाख कर दे अपनी कैपिटल, खराब होगा, क्योंकि एकदम से वाइब्रेशनल लेवल पे वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, शायद उस प्रेशर को नहीं डील कर पाएगा। लेकिन 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000 ऐसे कर करके बढ़ा ले। जितनी कम कैपिटल लगाएंगे उतना डर भी कम लगता है, डर भी क्योंकि कम लगेगा। खोने का डर कम देखिए, रहता है। ये खोने का डर जो है वो इसी वजह से क्योंकि किसी ने सिखाया है नहीं, और अब जा करके एकदम आपके पास ना कवच है ना कुछ है, और आप तलवार लेकर के युद्ध में उतर गए, प्रैक्टिस तक नहीं करी, तो वो एक तीर आने वाला या कोई एक आकर के उड़ा जाएगा। वो बस वही चीज़ है कि हमको पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी। प्रैक्टिस कैसे, ये 1000 रुपये से हमको डिटरमिन्ड हो जाएगा कि वाकई में हमें यकीन आ जाएगा ना कि 1000 का 1100, 1200, 1300 मैं लगातार हर महीने बना पा रहा हूँ। ये जैसे ही पता चला, वहाँ से आप कैपिटल बढ़ा लो। जब नहीं पता है ये चीज़, और उस टाइम पे ये लोग जो बड़े बड़े कैपिटल लेके आते हैं सारी बर्बाद करके चले जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है मार्केट में बहुत आसानी से पैसा बन सकता है। यही फीलिंग इनको मरवा देती है। इसी को ही रोक देना है, अमाउंट को छोटा कर देना है। आप ये सोचो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए कोई भी बिजनेस होता है, अगर आपने पहले कभी कोई बिजनेस किया होगा आप जानते होंगे कि कोई भी बिजनेस में सबसे पहले दुकानदार की एक छोटी सी दुकान होती है जिसमें वो अकेले काम कर रहा होता है। कहीं से वो माल भी ला रहा होता है तो महंगा ला रहा होता है। धीरे धीरे करके उसकी ही दुकान में जो कस्टमर आता है वो कहता है अरे तू वहाँ से सामान लाता है, वहाँ से ला, वहाँ पे तेरे को और सस्ता मिल जाएगा। फिर वो वहाँ से सामान लाता है और सस्ते में बेचना चालू करता है। कस्टमर डीलिंग का तरीका उसको पता चल जाता है, अच्छे से बात कर पाता है, वहाँ से उसकी सेल बढ़ने लगती है। फिर वो क्या करता है, वही दुकान में बगल वाली दुकान को भी किराए पे लेता है, एक की जगह 2 लड़कों को और एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। फिर वो कहता है नहीं यार अभी काम इतने से नहीं हो रहा है, मेरे को एक पूरी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी माल भरने के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो वो सारी चीज़ों को क्या हुआ, एक धीमे धीमे आप बिजनेस में 2-3 साल का टाइम लेके चल रहे हो, एफडी में भी दे रहे हो 2 साल 3 साल 10 साल का टाइम, लेकिन एक स्टॉक मार्केट ही क्यों इतनी बुरी बना दी है कि उसके ऊपर ही सारे आजमाने हैं कि भाई उसको भी टाइम दे दो 2 साल 3 साल का। और वो छोटी सी कैपिटल जो आपकी नहीं बढ़ती हुई दिख रही है, वो बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम माइनस में तो नहीं जा रही है। उसके बाद में जब स्केलेबिलिटी चालू होगी ना, जैसे मल्टी बैगर स्टॉक का भागता हुआ चार्ट दिखता है ना, वैसे स्केलेबिलिटी कैपिटल में चालू होती है। ये आज आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कम पैसा लेके आइए ताकि आप पहले उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर फुल टाइम ट्रेडिंग कीजिए। कोई ऐसा तरीका जो बहुत आसान हो, लोग आराम से सीख जाएं, और बस ये समझें कि आज आपका वो देख लिया और कल से ही ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ ऐसा तरीका बताइए जो अभी कहीं ना बताया हो आपने। और बस हम यही जानना चाहते हैं लोगों के लिए कि लोग कुछ सीख जाएं। मेरी मंशा ये है कि लोग कुछ सीख जाएं, क्योंकि है क्या रुचिर भाई, जैसे मैं भी सिखाता हूँ लोगों को, बहुत लोगों से सीख रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग सीख नहीं पा रहे क्योंकि डर है एक। तो कुछ ऐसा बता दीजिए जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और पैसा भी बनने लगे और डर भी ख़त्म हो जाए, और हमारे आपके यहाँ बैठने का जो वास्तविक कारण है कि किसी को सिखा पाएँ वो भी पूरा हो जाए। अब मैं बताता हूँ, देखिए ये जो बात बोली है आपने, कल से हो जाए, कल से तो जो हो जाएगा वो समझिए आप, जो मैंने एक निफ्टी वाला तरीका बताया वो मिनट्स में बताया, वो डे पे कर लो। डे में आपको दिखेगा 20 से 20 दिन के बीच में आपको एक बॉटम से बॉटम दिखेगा, 20 से 25 दिन हो सकता है वो। इस तरीके से आप बड़े बड़े मूव्स को ट्रेड कर सकते हो बिना किसी साइकिल के। मतलब
जैसे मैंने निफ्टी में बताया सेम चीज़ किसी भी स्टॉक में देख सकते हो। हर एक स्टॉक का टेम्परामेंट अलग है, उस टेम्परामेंट को अगर आपने पकड़ लिया तो उस बेसिस पे आप काम कर सकते हो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अभी हमने जो लाइव करते हैं उसमें देखा कि मारुति के स्टॉक में यू बॉटम्स बने, रिलायंस के स्टॉक में वी बॉटम्स बने और उसके बाद में रैली आई है। अब ये बॉटम्स मैंने जो पकड़े, मैंने देखा कि यार ये 20 दिन के हैं तो अच्छे हैं, 20 दिन से ज़्यादा बड़े हैं तो फिर काम नहीं कर रहे। तो ये ऑब्जर्वेशन, अब ये सब ऑब्जर्वेशन आपके एक्सपीरियंस में धीरे धीरे जा रही है और ये एक दिन में नहीं आ सकती। और जैसे मैंने जो निफ्टी वाला तरीका बताया वो झटके में एक दिन में आप सीख सकते हो। एक बार में जा करके देख लो, मैं उसका लिंक डलवा दूंगा तो उससे सब जान जाएंगे, समझ जाएंगे। पॉइंट बस ये कि लेकिन उसके अंदर भी कई सारा एक्सपीरियंस छुपा हुआ है, वो एक एक दिन करके आप बेटर बनोगे। अब एक दिन में कहीं सीख गए और कहीं पैसा ज़्यादा लगा दिया और वो जो नुकसान हो गया वो ठीक नहीं होगा। तो बेटर है कि छोटा कैपिटल लगा करके उसको एक एक दिन, एक एक स्टेप, आप एक एक दिन मजबूत हो रहे हो। आप जिम में जाके एक ही दिन में फौलाद नहीं बन जाते, 6 महीना साल भर लगता है। तो वो हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस। और अच्छी बात ये कि आप सही सोर्स पे आ गए हो, तो उस सोर्स पे अगर आप उस चीज़ पे ध्यान देना चालू करोगे और उस पर कंटिन्यू कर जाओगे तो आप उसको अपना एक्सपैंड कर लोगे। तो आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है जिसमें मेरा सेक्टर मैंने देखा ऑटो सेक्टर है। जैसे कि मैंने देखा, मैंने लाइव में कई बार जब सेक्टर एनालिसिस किया, मैंने देखा हर एक सेक्टर ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन एक ऑटो सेक्टर है जो एक चैनल के अंदर कई सालों से चल रहा है। वीकली चार्ट देख लो चाहे डेली चार्ट देख लो, मतलब वो गिरता ही नहीं। आप देख लो चाहे देख लो चाहे देख लो, कुछ थोड़े से गड़बड़ स्टॉक्स हैं जैसे, अदरवाइज बाकी सब के सब बिल्कुल ऐसे मूव कर रहे हैं उस चैनल के अंदर। तो अगर किसी को नहीं कुछ पता है तो वो बड़े आराम से ऑटो सेक्टर में लगा दे और अच्छा खासा पैसा बना सकता है। वो तो ऋषि भाई, अगर आप मंथली चार्ट लगा लें निफ्टी का तो आप देखेंगे पैरेलल चैनल में ही घूम रही है। सिर्फ एक बार वो नीचे आई है कैंडल, दैट वाज कोविड टाइम, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि दैट वाज ए पैंडेमिक ये रोज नहीं आ रहा। अदरवाइज आप पिछले 2006-07 से देखिए, निफ्टी हमेशा एक पैरेलल चैनल से कभी बाहर आई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जो जैसे अब पैरेलल चैनल हो गया, ये मंथली कैंडल पे पर्सन, जैसे अभी लोगों की मंशा हमेशा ये रहेगी कि आज सीख करके आज कल वो ही कल ही पैसे बस बन वो, जाए। अब वो उस मंथली कैंडल के अंदर वो अपने आप को कहाँ पे देखेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का रास्ता यही है कि आप डेली में देखो और कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इसके अंदर हो। मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ऐसे भी स्टॉक्स पकड़े जा सकते हैं। जैसे अगर आपको बताऊँ, एशियन पेंट्स अभी इधर कुछ महीनों से वो करेक्शन में है, साइडवेज करेक्शन में, लेकिन उसने जो जो स्विंग बॉटम बनाए हैं उस स्विंग बॉटम को तोड़ा नहीं है। सेम चीज़ डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हुई है, सेम चीज़ मैंने ट्रेंट में देखा। उसका चार्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं 3-4 स्टॉकों को ऐसे अभी लाइव जो लगातार कर रहा हूँ उसमें मैंने कहा लोगों से कि यार इस तरीके की स्टॉकों को आप पकड़ो, इसमें तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। हायर हाई हायर लो जो पैटर्न है वो आपको देखो कहाँ तक ले जा सकता है। तो रुचिर भाई, आपने एक छोटा बिजनेस से काम शुरू किया जो कि आपने बताया आप कॉमिक किराए पे दे रहे थे, और एक हमने ये भी सुना है मार्केट में ऐसी र्यूमर है और कुछ हम लोग ये होमवर्क करके आए हैं अपना, कि छोटा बिजनेस से बड़ा बिजनेस तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ा बिजनेस वाली क्या कहानी है? ये बड़ा बिजनेस अगर मैं बोलूँ तो हमने स्पॉन्सरशिप करी थी बड़ा बिजनेस में, और स्पॉन्सरशिप में के बाद में कुछ डिलीवरेबल्स और बहुत सारी चीज़ें मिलनी थी, बट वो एक कंट्रोवर्सी चालू हो गई। मेरे को नहीं पता कौन सही कौन गलत है उसमें, लेकिन क्या हुआ कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे कि मेरे को जो चीज़ें मिलनी थी टाइमली नहीं मिल पाई। अब मेरे को शायद किसी ने अप्रोच भी किया कि आजा तेरे को मैं तरीका बताता हूँ, केस कर दो ये वो। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि मैंने देखा कि यार भाई सर को मैं टाइम देता हूँ वो ज़्यादा बेटर है। मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, उनको टाइम दूंगा, वो मतलब लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तो मैंने उस तरीके से डील किया और अच्छे, मतलब यार क्या ही मतलब है लड़ाई झगड़े का। तो वो पॉइंट बस ये है कि वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है सच, बस अच्छा है सब कुछ और उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। चलिए, हम आपको गुड विशेस देते हैं कि सब ठीक रहे। रुचिर जी, ये बताइए सोशल मीडिया और कम्युनिटीज़ जो होती हैं इंटरनेट पर, उसने आपको कितना हेल्प किया अपनी डेवलपमेंट में आपकी? बहुत ज़्यादा किया। मैं एक सच बात बताऊं, एक ट्रेडर की अच्छी बात ये कि मैंने ट्रेडर्स को देखा है, वो इन जनरल अपने को व्हाट्सएप से कट कर लेंगे, फेसबुक से कट कर लेंगे, सब जगह से कट कर लेंगे, पर्सनली तो कट कर लेंगे, लेकिन वो इन्हीं जगहों पे किसी और एनालिस्ट के चक्कर में फंस जाएंगे या न्यूज़ के चक्कर में फंस जाएंगे। तो अब सोशल मीडिया में हैं वो लोग, मगर मैं उनको, मेरे को तो बहुत हेल्प हुई क्योंकि मैंने हमेशा अपने कंसंट्रेशन पे, अपने काम पे ही फोकस करके यूज़ किया है, मैंने पर्सनली नहीं यूज़ किया है। तो उसका बहुत बेनिफिट मिला है। अगर मैं देखूं तो
अब ये जो लाइव कर रहा हूँ यूट्यूब से, बहुत सारे ऐसे नए लोगों तक पहुँच रहा हूँ जिनको जो मेरे को जानते तक नहीं थे। या मैं अगर मेरा टेलीग्राम चैनल चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। या मेरा फेसबुक ग्रुप है, या बहुत मतलब अल्टीमेटली शायद इनकी वजह से मैं जाना जा रहा हूँ। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वाकई में सोशल मीडिया ना होता तो शायद मैं भी नहीं होता। और आपने इससे एजुकेशन में भी आपकी हेल्प हुई है? बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि मतलब अब आप एक एग्जांपल समझिए, अगर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला जो कि उससे इन्फॉर्मेशन कई और ऐसे लोगों तक पहुंची जो कहीं पे भारत के किसी और हिस्से में, अब मैं कानपुर का हूँ, अब मैं कानपुर में अगर फिजिकल क्लास दे रहा होता वर्सेस मेरी एक अलग प्रोग्रेस होती, शायद वहीं का रह जाता। लेकिन ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड था, इसने मेरे को इतना आगे बढ़ा दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। रुचिर भाई, क्विक 2 सवाल पूछूंगा, फिर इस टॉक शो को ख़त्म करेंगे। पहला कि ये जो आपने अभी 10 दिन यूट्यूब की वो ली है लाइव क्लासें, उसका क्रक्स दे दो। दूसरा, आप ऑप्शन F&O इसके समर्थक हैं या आप समझते हैं कि ये लोगों को नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? क्या चीज़ लोगों के हित में है वो बताइए, और देन वी विल वाइंड अप द समराइज करके फिर मैं वाइंड अप करूँगा। तो आप जल्दी से ये 2 चीज़ों का सवाल दीजिए, इन 2 चीज़ों का उत्तर दीजिए। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ। आपने कहा आपने 100 क्लासेस का टारगेट लिया है लाइव, तो अभी तो जो 10 में आपने बताया उसका क्रक्स और आगे क्या कराने वाले हैं वो भी। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि 10 क्लासेस में अभी तक क्या हो चुका है। और हो सकता है जब तक ये लाइव हो तब तक 10 क्लासें और हो जाएं आपकी। हो सकता है, कोई बात नहीं। मैं अभी तक का जितना 10 दिन का लाइव हुआ है उसमें बता दे रहा हूँ। एक सिंपल सा, पहला तो 9th डे का बताता हूँ। 9th डे को मैंने मेडिटेशन कराया, वहाँ पे आनापान मेडिटेशन बताया और डीप ब्रीदिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा मन ज़्यादा शांत हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बताया। और आगे किसी ट्रेडर को अगर मेडिटेशन करना है तो कहाँ जाना चाहिए। तो ये क्या यूट्यूब पे अवेलेबल है? हाँ, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल आप है। मुझे उसका लिंक देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेडिटेशन वाला लिंक डाल देंगे। ठीक है, चलिए वो डाल दीजिएगा। अच्छा, मैं मेन चीज़ मैंने वहाँ पे ये बता दी थी कि विपश्यना मेडिटेशन नाम का एक विद्या है जो गौतम बुद्ध ने सिखाई थी, और उसके इंडिया भर में बहुत सारे सेंटर्स खुल चुके हैं। और वहाँ पे जाके 10 डेज़ का सेशन करके, बहुत सारा मेडिटेशन करके, अपने एज अ ट्रेडर अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने देखा, मेरे को अगर ग्रो करवाया जिस चीज़ ने, वो वही था मेडिटेशन, तो वो करना बहुत ज़रूरी। तो ये 9th डे प्रायोरिटी पे, क्योंकि मैंने 9th डे को करा, मैं शुरू में ही करवाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको पहले सिखा देता हूँ अच्छे से, फिर करवाता हूँ। तो अब मैं डे 1 से बहुत सारी जो चीज़ें हुई उनको बताता हूँ। डे 1 पे सीधा मैंने बैंग ऑन, मतलब ये चीज़ मेरे अंदर बहुत घुटन बनी हुई थी कि यार मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने इतना नॉलेज गेन करी वो कहाँ जाएगी। क्योंकि एक मेरा जो कोर्स है उसमें Q&A होता है 1 घंटे, 2 घंटा, 3 घंटे का कभी कभी खिंच जाता है। मैं वो इन्फॉर्मेशन दूँ कहाँ क्या करूँ? मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं मतलब पागल हो रहा था कि मैं बताऊँ, मैं बताना चाहता हूँ और उससे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो एक, और ये जो एक परेशानियाँ मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में नुकसान कर रहे हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है, बचाने वाला भी नहीं है, और वो लगातार कर रहे हैं और किसी की सुन भी नहीं रहे। मेरे को ये समझ में आ गया कि आज मेरी अथॉरिटी है, सुनेंगे मेरी बात। मैंने वहाँ पे लाइव करना चालू किया यूट्यूब पे, और वहाँ पे एक मैसेज दिया कि भाई किस किस तरीके से आपके नुकसान होते हैं और क्यों क्यों होते हैं, किस किस तरीके से आप रोक सकते हो। देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक पर्सन की जॉब है, तो वो जॉब वो दोबारा चेंज तभी कर पाएगा जब उसके पास में कुछ कैश है, कुछ पैसा बचा हुआ है, तभी वो नेगोशिएट कर पाएगा। उसके पास पहले से एक जॉब होगी, तभी वो आगे की जॉब अच्छी पा पाएगा। होएगी ही नहीं तो कोई भी कंपनी बेकार सी जॉब देगी। वही ट्रेडर के साथ में, अगर उसके पास पैसा सेव्ड है तब वो बार्गेन पे कोई नया स्टॉक खरीद सकता है। अगर पैसा ही नहीं है, थोड़ा सा पैसा है, तो वो एकदम से भागता है किसी भी स्टॉक को पकड़ने के लिए। तो ये एक चीज़ मैंने पहले दिन सिखाई, बहुत डिटेल में सिखाई, आज भी उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। उसके बाद में मैंने सिखाना चालू किया कि जैसे एक एग्जांपल, मैंने कई सारे एक्सेल के टेम्पलेट्स भी बांटे हैं जिसमें कि आप कैप्चर करते हो कि कौन से स्टॉक ज़्यादा भागते हैं, कौन से कम भागते हैं, एक 1 साइडेड मूव कितना बड़ा हो सकता है किसी स्टॉक में, वो सब कैप्चर करने के टेम्पलेट्स भी मैंने दिए हुए हैं। वो मैंने टेलीग्राम में डाले हुए, उसका भी लिंक आप डाल दीजिएगा, तो वो टेम्पलेट सारे वहाँ से मिल जाएंगे। अब उसमें मैंने ये बताया कि यार ये जो स्टॉक जो है, कोई पर्टिकुलर, अगर मैं हमारा राजा बैटरी की बात करूँ या एक्साइड की बात करूँ, ये गिरते हैं तो 80-80, 90-90% गिर जाते हैं। अब गिरते हैं 90%, तो वो मतलब अब यहाँ से पॉइंट के खड़ा होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं एज अ ट्रेडर, अच्छा गिरा है 2 दिन होल्ड कर लेते हैं फिर बढ़ जाएगा। और आप सोचो, अगर किसी
किसी स्टॉक को आपने खरीदा 100 रुपये पे और वो गिरता गिरता 10 रुपये पहुंच जाए तो क्या हो सकता है। तो वो चीज़ों को मैंने एनालाइज करवाया और दिखाया। एक्सिस बैंक को मैंने दिखाया कि गिरता है ठीक है, अच्छी बात है, भागता है तो 300% 700% ऐसे भागता है, मतलब 3 गुना 7 गुना इस तरीके से होता है अगर अच्छा खासा वो गिरा हुआ है। तो इस तरीके के एनालिसिस मैंने डे 2 में करवाया। ऐसे करके डे 3 में मैंने फिर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करवाया कि भाई कोई स्टॉक अगर टॉप पे है, मतलब ये हम लोग का एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी अभी यहीं पे बताता हूँ। कैंडलस्टिक जितने लोग सीख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कैंडलस्टिक में अगर इन्वर्टेड हैमर है तो सब स्टॉकों में इन्वर्टेड हैमर ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अगर डार्क क्लाउड कवर ढूंढना है तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वो देखो कि डार्क क्लाउड कवर के बाद में वो गिर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ मैंने दिखाई। कोल इंडिया में डार्क क्लाउड कवर के बाद में स्टॉक अच्छा खासा गिर रहा है। अजंता फार्मा एक स्टॉक है, उसमें मैंने बहुत पहले देखा था इन्वर्टेड हैमर अगर आपको दिख जाए उसमें कभी इन्वर्टेड हैमर पे जाके शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि वो इतना बुलिश स्टॉक है कि इन्वर्टेड हैमर उसमें काम ही नहीं करने वाला। तो अब लोगों को ये पता नहीं है, वो इन्वर्टेड हैमर देखेंगे, हिस्ट्री देखी नहीं है, जाके शॉर्ट करेंगे, फंस जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं। और देखिए अब पैटर्न्स की अगर मैंने बात कही, मैंने देखा ONGC में कई बार वो गैप अप खुलेगा, उसके बाद में गैप डाउन पे बंद हो जाएगा। और कई सारे ऐसे स्टॉक है जैसे ONGC में ही डोजी कई बार बनी होगी, उसके बाद में बड़े करेक्शंस होंगे। इन्फोसिस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पकड़ में आई कि टॉप्स में 7-8 दिन तक वो एक स्लगिश मतलब अपसाइड टाइप में जाएगा और 7-8 दिन तक वहीं पे स्टेबल रहेगा, उसके बाद क्रैश आ जाएगा। कई बार, हर बार ऐसा देखा है। और अगर हायर लो बना हुआ है और हायर लो के बाद में वो क्रैश उसको बीट कर रहा है और लोअर लो बन गया तो वहाँ से आपको पता चल गया ट्रेंड ही डाउन साइड हो गया। ये इतनी बड़ी इंसाइट है, कोई जाकर के नोटिस ही नहीं करता। फिर उसके बाद में हमने बॉटम्स पे कि भाई सब लोग शॉर्टिंग नहीं कर सकते, बॉटम्स को देखना चालू किया। बॉटम्स में क्या पकड़ में आ रहा है, देखा कि भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसा बताया मारुति Double में top बॉटम या swing low। मतलब एक करली मतलब बाउल टाइप बन रहा है मारुति में। रिलायंस में वी बन रहा है, उसके बाद में भाग रहा है। इसका क्रक्स हमने ये निकाला, रिलायंस में इतने बड़े लोग अंदर घुसे हुए हैं स्टॉक में कि वी से भी डरते नहीं, मतलब एकदम एक तरफा इस तरीके से गिर रहा है और वहाँ पे उसको पकड़ रहे हैं। और जबकि मारुति में ऐसा यू बन रहा है तब जाकर के उसमें अप स्विंग आ रहा है। रिलायंस में भी यू मैंने देखे हैं, यू के बाद में मैंने देखा है भागता है, लेकिन यू के बाद में फिर एक और यू बनता है, मतलब यू के बाद में उसमें फिर करेक्शन आता है। इसको मैंने टेक्निकली देखा, अरे यार ये तो कप एंड हैंडल है। अब कप एंड हैंडल रिलायंस में काम कर रहा है, उतना अच्छा मारुति में नहीं काम कर रहा है। अब ये बात ही किसी को नहीं पता। सब के सब सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जाके सब स्टॉकों में लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है। सब के सब लोग सारे पैटर्न्स उठा के सारे स्टॉकों में लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो रुचिर भाई कोई सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ करते हैं जिससे कि ये सब चीज़ें एकदम से एक क्लिक ऑफ ए बटन पे आइडेंटिफाई हो नहीं, मैं करता नहीं हूँ। बहुत पहले मैंने देखा था, मेरे एक फ्रेंड ने बनाया था, वो मैं अभी उससे कांटेक्ट करूँगा फिर से कि अगर ऐसा कुछ है उसके पास में या कहीं और से मेरे को मिल जाए, क्योंकि मैंने तो बड़ा टाइम लगाया और मेरे को शायद ऐसा लगता है शायद ना मिल पाए। अगर यू मेरे को निकालना है और यू भी 20 डेज़ का निकालना है, ऐसा शायद कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है, बट मैं सोचता हूँ कि शायद मैं आगे बनवाऊँ चल के। तो ये पैटर्न्स जो मैंने बताया, ये तो मैंने 8 दिनों में जा करके कवर किया, इस तरीके के कई सारे पैटर्न। या मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सिल्वर में ऐसी एक साइकिल चलती है कि अब 21 से भागेगी। इससे 30 साल पहले ये इससे 30 साल पहले हम यहाँ से ही माइनस कर ले तो लमसम 91 से भागा था, 1100-1200 साल पहले सिल्वर 11-12 साल के लिए भागा था सिल्वर। ऐसे ही उससे 30 साल पहले भागा था लमसम 40 उससे 91 से 30 साल पहले लमसम हो गया 61 में, 71 में, मतलब वो थोड़ा सा मेरे से इधर उधर हो रहा है नंबर्स। तो मतलब वो भी हमने एनालाइज किया। हमने यूरो में देखा, यूरो GBP एक बार बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसी की तरीके इस बार भी क्रैश आया, 30 साल बाद आया। तो इस तरीके की साइकिल्स को भी स्टडी किया है। S&P 500 में जाके देखा कि यार ये जो मैंने अभी पैटर्न्स आपको लोगों को बताए, ये 60-60 साल में फेल भी होते हैं। मतलब कि 150-200 साल का US का डेटा एनालाइज किया हुआ है वहाँ पे YouTube लाइव पे, तो मैंने 100 साल का दिखाया। उससे पहले मैंने 200 साल का भी एनालाइज किया हुआ है। तो वहाँ से पैटर्न पकड़ में आया कि ये जो फेलियर है, जैसे कि इससे पहले 71 में फेलियर आया था कि नहीं भागी मार्केट, उससे पहले 73, मतलब ये 73 हो गया, उससे पहले 1913 में वहाँ पे भी फेलियर आया था। उससे पहले वो फेलियर, अब ये तो दोनों के बीच में 60 ईयर्स का डिफरेंस हो गया, 60 ईयर्स पीछे गया, 1853 में भी फेलियर आया। तो मतलब कि 60 ईयर्स में हर बार फेलियर आ रहा है। तो मतलब अब 73 के बाद में 60 ईयर्स ऐड करो तो 33 में फिर फेलियर आ सकता है। तो ये 10 ईयर का पैटर्न जो हम देख रहे हैं कि 3rd ईयर से लेके 7th-8th ईयर तक भागता है, वो फेलियर इधर आ सकता है 33 में। तो ये क्या हुआ कि ये इतने बड़े बड़े इंसाइट्स हमको पकड़ में आते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं, मतलब एक बिल्कुल प्योर वैल्यूएबल वर्कशॉप हो रही है, सीधी, मतलब हम सीखते जा रहे हैं। अगर ऐसी साइकिल को पकड़े तो 2000 में क्रैश आया, 2004 में गिरा, 2008 में गिरा, 2012 में गिरा, फिर तो 2024 में भी आ सकता है। ऐसे भी पकड़ सकते हो, मतलब हमें पैटर्न अगर पकड़ में आ जाए तो हम
पता नहीं कितने पैटर्न्स ऐसे निकाल सकते हैं। 687 डेज़ की एक साइकिल जो एक्चुअल में हीलियोसेंट्रिक मार्स के बराबर की है, उसके बेसिस पे कई सारे स्टॉक्स निकल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी साइकिल्स हैं। तो मेनली आप पैटर्न्स फॉलो करते हैं जब भी आपने ट्रेडिंग करनी होती है, तो उसके लिए तो ये है कि आप जितना टाइम मार्केट के साथ स्पेंड करेंगे, जितना आप चार्ट्स एनालाइज करेंगे, जितना आप हिस्ट्री में जाएंगे, तो आपको मोर एंड मोर बेनिफिट बिल्कुल मिलता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? ऑप्शंस वाला। ऑप्शंस वाला। तो अब देखो, ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, एक बिगिनर को एज अ बिगिनर ट्रेडर मार्केट में ऑप्शन के लिए सीधे नहीं एंटर करना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए। पहला स्टेप इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी में भी छोटे अमाउंट से पहले करे, फिर बड़े अमाउंट से करे, फिर ऑप्शन में अगर जाना है तो उसका प्रॉफिट वाला अमाउंट जो है उससे ही लेके जाना ऑप्शन में, और वो भी उसका बहुत छोटा सा पार्ट देखना, टेस्ट करना ऑप्शन में आप बना पाए कि नहीं बना पाए, और अगर अच्छा हो पाए तो उसको एक कंटिन्यू कर लेना एज अ सेपरेट बिजनेस। इस बिजनेस को आपको छेड़ना नहीं है जो इक्विटी का आपका ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया, क्योंकि अगर आप इक्विटी में इतना बढ़ा चुके हो तो उस पैसे को छेड़ करके उससे बड़ा पार्ट लगा के ऑप्शन में नहीं लगाना है। बहुत छोटा सा पार्ट लेके जाओ, फिर उसको बड़ा करना। ऑप्शन तो मल्टीप्लाई कर ही देता है, तो उसमें जा करके कर लो। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग, देखिए ऑप्शन बाइंग का जो क्राइटेरिया है, बड़ी सिंपल सी बात की, अब एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सर को मैंने देखा ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग वहाँ पे बहुत अच्छी, जहाँ पे अपने को एरिया नहीं पता कि किधर कौन सा स्टॉक चला जाने वाला। अगर मैंने भी पहले ऑप्शन सेलिंग के भी तरीके सीखे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में एक स्विंग टॉप है और वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर की स्ट्राइक बेच दो, अच्छा पैसा आ जाता है। कभी अगर कहीं मार्केट शूट अप हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई तो वहाँ पे पैसा जा भी सकता है, ये ठीक है। लेकिन 99% अगर एक्यूरेसी चाहिए तो मेरे को दिखता है कि हाँ भाई, ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा तरीका है। लेकिन ऑप्शन बाइंग वहाँ पे अच्छा हो सकता है अगर आपको डायरेक्शन पता हो। जैसा कि मैं जिस केस में बता रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग, अगर आपको डायरेक्शन पता है, ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हैं। तो आप स्टॉक्स जैसे करते हैं तो आप उसमें ऑप्शंस नहीं यूज़ करते? मैं एक टाइम तक कर रहा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्रीड एंड फियर ये हमारे मार्केट को रूल करते हैं। बीच बीच में मैं भी कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने 13 ऑप्शंस एक साथ ले ली और अमाउंट भी अच्छे खासे थे, और जितने अमाउंट से करता था हर महीने उसका 3 गुना 4 गुना अमाउंट था। वहाँ पे हो गया नुकसान। ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं आया, टारगेट भी आया, बुक नहीं कर पाया, टीम और बहुत सारी उलझने रहती। वहाँ पे जब मेरे को दिखाया, अरे यार ये मेरे साथ हो गया, फिर मेरे को ऐसा लगा शायद मेरा टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, टाइम की प्रॉब्लम रहती है। फिर मैंने नोटिस किया, यार एक जॉब और बिजनेस वाला पर्सन भी टाइम का प्रॉब्लम रहता है उसको। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को ऑप्शन से रोकना चाहिए लोगों को। वहाँ से मतलब मैंने अपना बेनिफिट नहीं देखा। मैंने कहा कि यार नहीं यार, अगर मैं सीधा रोक दूं इन लोगों को कि ऑप्शन में मत आओ, अगर आना है मेरे सिस्टम में आना है, इक्विटी में ही आओ, करना हो तो अपने तरीके से बाद में कर लेना, तो वहाँ पे बहुत सारा नुकसान भी हुआ। आज की तारीख में टीम भी बार बार कंप्लेन करती है, सर पहले ऑप्शन में लोग आते थे, बहुत ज़्यादा लोग आते थे। मैंने कहा यार उनका नुकसान अगर हो रहा है, आउट ऑफ मनी खरीदे ले रहे हैं, कोर्स को सही से देख नहीं रहे हैं, तो यार वो चीज़ गड़बड़ है। फिर वहाँ से मैंने सीधा ब्रेक लगाना चालू किया, करना है तो आपको पहले इक्विटी ही करना है, उसके बाद में अगर रिजल्ट मिले तो ऑप्शन। क्योंकि जैसे आप लॉस ले सकते हैं, तो आप तो अभी इतने स्पेशलाइज्ड और ट्रेंड हैं, तो फिर एक बिगिनर तो ऑप्शंस में लॉस लेगा ही लेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, देखिए कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑप्शन से बनाया, लेकिन मैं उनको मान रहा हूँ एक्सेप्शन। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है यार ये कर रहा है बहुत, और उनमें से भी बहुत सारे लोग डर डर के कर रहे हैं कि भाई एक स्टूडेंट है जो 20,000 से चालू किया था, आज उसने वैसे कमा लिया 4-5 लाख रुपए, लेकिन वो 50,000 से ज़्यादा कैपिटल को बढ़ा ही नहीं रहा है। मतलब साइकोलॉजिकल उसे पता है मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा नुकसान हो जाएगा, तो वो 4-5 लाख रुपए बाहर तो कर चुका है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा कैपिटल नहीं बढ़ा रहा है। वो जनरली तरीका ही वही है, मुझे ऐसा लगता तो वो एक अच्छा तरीका है ना, कि वो एक तरीके से आप देखो कि 5 लाख का 50,000 यूज़ कर रहे हैं, मतलब 10% यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो चला भी गया तो कोई नुकसान नहीं। इस तरीके से अगर लोग करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितने स्टूडेंटों को देख रहा हूँ मैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनका छोटा सा पार्ट लगा हुआ है, बाकी वो पार्ट अपने तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट है कुछ, मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में जो टारगेट बुक कर लेते हैं, उनको मैंने देखा है ज़्यादातर प्रॉफिटेबल रहते हैं। जो बहुत देर तक आखिरी तक रुकते हैं उनको ज़्यादा नुकसान की उम्मीद हो जाती है, क्योंकि फिर वो डर के मारे एग्जिट कर रहे होते हैं, भले प्रॉफिट में कर रहे हैं, लेकिन अगले ट्रेड में फिर उनकी साइकोलॉजी डर वाली रहती है। क्योंकि डर में, भले आपने 100 रुपये का 200 पे बुक किया, लेकिन 500 देखा था और बुक किया 200 पे, तो वहाँ पे अगला वाला जो ट्रेड होता है ना, वो बड़ा डर वाला होता है, अरे मतलब एक नेगेटिव उसमें जाता है। तो दोस्तों ये थी चर्चा रुचिर गुप्ता जी से, जिन्होंने हमें बहुत सारे इंसाइट दिए। इन्होंने एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश की कि साइक्लिक पैटर्न्स जो होते हैं वो साइकिल पे रिपीट करते हैं। अगर आपने चार्ट को अध्ययन किया और चार्ट पे उन्हें पकड़ लिया तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज़। यानी कि हम अपना थोड़ा सा अपने अंदर कुछ बेहतर चीज़ ला सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। दूसरा, इन्होंने एक स्टॉक बताया तिजारा, जिसमें कि ऑलरेडी एक साइक्लिक पैटर्न बनता है जो अगस्त सितंबर से बनना शुरू होता है, दिसंबर तक चलता है, अक्टूबर एंड से लेके दिसंबर तक चलता है। तो
ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग इसको देखें, सीखें, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भी उस पर आप लोग कमेंट करिए, ये उस पर रिप्लाई करेंगे। इनकी गूगल फॉर्म है जो आप लोग भरेंगे और ये इनकी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी।